उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म शताब्दी पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी भी करेंगे शिरकत। पटना में दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव पर इंटरनेशनल सिख कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन। दुनिया भर से 200 से ज्यादा सिख शख्सियतें ले रही हैं हिस्सा। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल भी कर रहे हैं शिरकत। पूर्व एसपी सलविंदर सिंह की जमानत को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई। महिला के साथ यौन शोषण और रिश्वत लेने के आरोपों का मामला। चौदह वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी रुचिका गिरहोत्रा के शोषण और खुदकुशी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर पर है आरोप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से ज्यादा संपत्ति मामले में सुनवाई आज। गुरुवार को वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई की तरफ से की गई प्रारंभिक जांच प्रक्रिया को बताया गलत। कहा, राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकती सीबीआई जांच। आज के दिन को हरियाणा वीर दिवस के तौर पर मनाएगी प्रदेश सरकार। जनसभाओं में शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। हर जिले में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। उरी आतंकी हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। कश्मीर मुद्दे पर खारिज की समर्थन की बात। न्यूयॉर्क में पाक पीएम नवाज शरीफ और चीन के पीएम के कियांग की मुलाकात के बाद पाकिस्तानी मीडिया कर रही थी चीन के समर्थन का दावा। चीन का बयान, दोनों देशों को बातचीत से सुलझाना चाहिए मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी और मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। गुड मॉर्निंग जी में हम आपको रोज की तरह पंजाब हरियाणा हिमाचल की तमाम बड़ी खबरें डिटेल में दिखाएंगे। इसके अलावा तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी आपके लिए, लेकिन उससे पहले कुछ खास खबरें पॉइंटर्स के जरिए आपके लिए। तो सबसे पहली खबर है वो है पटना से। पटना में दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव पर जो आयोजित हो रहा इंटरनेशनल सिख कॉन्क्लेव, उसका आज है दूसरा दिन और कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कल से ही मौजूद हैं। आज अमृतसर में रहेंगे पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। ये जानकारी आपको दे देते हैं उप मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म शताब्दी पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और यहाँ पर किरण बेदी जो पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं वो भी पहुंचेंगी। दूसरी खबर है पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं, वो है एक केस से जुड़ी हुई। यौन शोषण रिश्वत लेने के आरोप में पूर्व एसपी सलविंदर सिंह की जो सुनवाई है वो आज हाई कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि बैडमिंटन खिलाड़ी रुचिका गिरहोत्रा के शोषण और खुदकुशी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया जाएगा। ये दो अलग अलग केस हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से ज़्यादा संपत्ति मामले में सुनवाई होगी आज। कपिल सिब्बल ने, जो वीरभद्र सिंह के वकील हैं, उन्होंने सीबीआई की ओर से की गई प्रारंभिक जांच प्रक्रिया को गलत बताया था। तो ये तीन अलग अलग केस हैं, इनसे जुड़ी हुई जानकारियां, इनको भी हम पूरा दिन ट्रैक करते रहेंगे। अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले पंजाब की सियासत की बात, चौथे फ्रंट की सियासत की बात। नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाज़े पंजाब को राजनीतिक दल ना बनाए जाने का ऐलान किया तो उधर वो विरोधियों के निशाने पर आ गए और सिद्धू के इस फैसले को लेकर कैप्टन ने कहा कि सिद्धू कंफ्यूज्ड हैं। वहीं अकाली दल का बयान आया कि सिद्धू ने सियासत को मजाक बनाकर रख दिया। मैंने इन्होंने पता ही नहीं कि चाहते की ने, एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ हो रहा है, तीसरे दिन कुछ हो रहा है। पहला मन बना रहे हैं, फिर सानू दसन, फिर आप जवाब दे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये तंज था पंजाब की सियासत को बदलने का दावा करने वाले आवाज़े पंजाब के नेताओं पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आवाज़े पंजाब फ्रंट के साथ सियासी मैदान में उतरने का दावा करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह और बैस बंधु पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत देते हुए कहा कि सिद्धू समझते थे कि पार्टी बना के वो सियासी मैदान जीत लेंगे, पर हकीकत सामने आ गई है।
ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ उधर अकाली दल ने सिद्धू पर तंज कसते हुए कहा और सियासी लड़ाई लड़ने के लिए वो दूसरों के कंधों की तलाश कर रहे हैं। असलियत पता लग गया ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਕਾਉਣੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ 4 ਹੀ ਸੀ ਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਾਟ ਕੱਢੋ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸਰ। 8 सितंबर को नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया था कि वो 15 दिनों के अंदर अपनी सियासी रणनीति का ऐलान करेंगे, पर 15 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि चुनावों में 3 महीने का वक्त बचा है, इसलिए वो पार्टी नहीं बनाएंगे। सिर्फ सिद्धू ने सफाई दी थी कि विपक्षी दल के वोट बट न जाएं, इसलिए वो पार्टी की जगह पर मोर्चा ही बनाएंगे और उन पार्टियों की मदद करेंगे जो सही उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। हालांकि नवजोत कौर सिद्धू ने कैमरे के सामने आके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नीतियों के हिसाब से किसी एक को समर्थन देने का ऐलान किया था। 3 साल से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से लगी हुई है, उनका मैनिफेस्टो जिसका स्ट्रॉन्गर होगा पंजाब के हित में होगा उनका हिस्सा बनने के लिए ये फ्रंट तैयार है। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से लगातार बदल रहे स्टैंड को लेकर अब विरोधी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं कि आखिर आवाज़े पंजाब फ्रंट का क्या मकसद था। नवजोत सिंह सिद्धू के बदल रहे स्टैंड के क्या मायने हैं। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, होशियारपुर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर केजरीवाल को बाहरी नेता करार दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सिद्धू या सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर मुख्यमंत्री बने तो चलेगा, लेकिन बाहरी नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कहा कि केजरीवाल पंजाब का भला नहीं कर सकते। होशियारपुर में कांग्रेसी कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह केजरीवाल को कोसना नहीं भूले। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सिद्धू या सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर मुख्यमंत्री बने तो चलेगा, लेकिन बाहरी नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि खुद सामने आकर इसका ऐलान करें कि वो पंजाब के सीएम नहीं बनना चाहते। छोटेपुर बनावे सिद्धू बनावे प्रगट सिंह बनावे जो मर्जी बनाओ पंजाबियों ये थोड़ा संविधानिक हक है, लेकिन ये कोई हक नहीं कि तुसी बाहरले सूबे दे आके इत्थे साडा राज करने की कोशिश करो जब तुहानू पंजाब दा कुछ पता नहीं। ये कहना है सतपाल खैरे तो उन्हें बयान दवाता कि मैं जी नहीं साडा प्रधान नहीं बनूंगा, तो आप क्यों कहना उठ के बोल प्रेस नू कि तू पंजाब दे विच मुख्यमंत्री बनना चाहता या नहीं। मर्जी पंजाबी जिन्ने मर्जी पार्टियां बनाओ, लेकिन अगर बाहरला कोई आके इत्थे साडे ते राज करना चाहता है कि मैं अमरिंदर सिंह इन्हां नूं आउण नहीं देना, है केजरीवाल नूं जिथों मर्जी लड़े मैं इहदे खिलाफ लड़ूंगा। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के साथ पंजाब का कई मसलों पर विवाद है, ऐसे में केजरीवाल पंजाब का भला नहीं कर सकते। टोपी वाले आ गए दिल्ली दे विच और ये कौन केजरीवाल हरियाणे दा जिहदे नाल सारे धक्के साडे हरियाणे दे नाल साडे झगड़े ने। चंडीगढ़ का झगड़ा उन्होंने पंजाबी बोलते इलाके उन्होंने अबोहर फाजिलका उन्होंने चंडी और की उन्होंने पानी सब तो बड़ा मसला उन्होंने ही झगड़ा और ये साडा मुख्यमंत्री बनना चाहता। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष इससे पहले भी केजरीवाल को पंजाब से चुनाव लड़ने की चुनौती दे चुके हैं। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, होशियारपुर। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस अपने मिशन पर है। वीरवार को पंजाब कांग्रेस के दिग्गजों का होशियारपुर में जमावड़ा लगा और किसानों के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस ने पंजाब सरकार को घेरा। होशियारपुर में पंजाब कांग्रेस ने किसानों के मसलों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरकत की। इस दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि धान की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, लेकिन फसल की खरीद के लिए सरकार तैयार नहीं है, जबकि एफसीआई भी एक लिमिट से ज्यादा खरीद में असमर्थता जता चुकी है। ऐसे में पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना चाहिए ताकि किसानों की फसल खरीद के लिए पैसे का बंदोबस्त हो सके। खरीद करने लिए थानू 22,000 करोड़ रुपया चाहिए लोगों को जिहड़ी पेमेंट करनी है और वो बैंकों के जिहड़ा गठजोड़ सी कंसोर्टियम कहते हैं उन्होंने कहता कि जदों तक पुराना साहब तुसीं साडे नाल मुकाउंदे नहीं असीं उदों ताईं असीं तुहानूं नवां नहीं दिंदे।
फिर ये तो जरा सानू दसन कि कौन करूगा। मैनू डर है इस गल का, क्योंकि अज किसानी बड़ी रोली फिरदी है, वधिया खड़ी है पंजाब च। मेरा ख्याल है इस तो वधिया फसल कदे हुई नहीं झोने की। बासमती भी कटी, झोना बढ़ गया। अज ताई इन्हें ऐलान नहीं किया, इसका प्रबंध कैसे करांगे असीं, इसकी खरीद कौन करूगा? क्योंकि FCI ने तो कहता कि असीं नहीं खरीद करांगे, थोड़ी लवांगे, ज़्यादा नहीं लवांगे। FCI नूं तुसीं मनाओ, जाओ दिल्ली प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे ते बैठो, खड़काओ और उन्होंने कहो कि साडा झोना चक्के। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने पर किसानों का कर्ज से छुटकारा दिलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गरीबों को आटा दाल स्कीम में चीनी और चाय पत्ती जोड़ने का वादा भी कर दिया। पंजाबियों ने प्यार नाल असी सरकार बनाई है। मेरा वादा है कि किसी किसान दी जमीन नहीं बिकेगी और जो कर्जा है वो सरकार अपने मोढियां ते लऊगा बोझ, थोड़े ते नहीं असीं आउण देना। किसी दे नहीं लगणगे, थोड़ी मुफ्ती बिजली होएगी थोड़े इत्थे ट्यूबवैलां दे विच। और दूजे जिहड़े घर दे विच साडे गरीब बसते ने 300 यूनिट असीं मुफ्त करांगे। पिछले साल 200 यूनिट मुफ्त कीते सी। ये साडे सारा प्रोग्राम है जिहड़ा थोड़े सामने आ गया। और एक आटा दाल स्कीम, ये कहते अमरिंदर सिंह बंद कर दूंगा। मैं आटा दाल चीनी ते चाह भी नाल दे नाल दूंगा। 4 चीज़ां पा रहे हैं। कर्ज माफी, मुफ्त बिजली से लेकर आटा दाल तक का जिक्र करके कैप्टन अमरिंदर सिंह सूबे के किसानों के दिल जीतकर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, होशियारपुर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना में एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए पटना में हैं और आज कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश दिवस को मनाने के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। बिहार सरकार की तरफ से पटना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी शामिल हुए। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। प्रकाश सिंह बादल ने कॉन्क्लेव और गुरु साहिब के जन्म दिवस के लिए बिहार सरकार की तरफ से की गई तमाम तैयारियों के लिए धन्यवाद किया। ये तैयारियां सारे हिंदुस्तान में, पंजाब में खासकर हो रही हैं और मैं शुक्रगुजार हूं नीतीश कुमार जी का कि बिहार में, यहाँ पटना साहब में बहुत उच्च पद्धर की तैयारी हो रही है और आज भी समागम किया है, फिर दोबारा समागम होगा और इसका उन्होंने बहुत खुद दिलचस्पी ली है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस पटना में 5 जनवरी 2017 को मनाया जाएगा, जिसको लेकर बिहार सरकार ने खास तैयारियां की हैं। शताब्दी कार्यक्रम पूरा साल मनाने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश दिवस को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के बारे में भी जानकारी दी। अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि राज्य सरकार से जो भी संभव है इस प्रकाश उत्सव की तैयारी के लिए, इसकी सफलता के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और मुझे इस बात का गौरव है कि इस अवसर पर मुझे राज्य सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। देश विदेश के विद्वानों के द्वारा पैनल डिस्कशन किया जाएगा, परिचर्चा की जाएगी। विषय होंगे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, अ स्पिरिचुअल सेवियर एंड क्रूसेडर ऑफ लाइट्स। दूसरा विषय है श्री गुरु गोविंद सिंह जी, अ पोएट पार एक्सेलेंस। तीसरा विषय है सिखिज्म, अ फेथ ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी। इस मौके पर देश विदेश से अलग अलग धार्मिक संगठनों और राजनीतिज्ञ भी मौजूद रहे। कनाडा की पहली महिला सांसद रूबी डला ने कहा कि जिस तरह से कनाडा में सिख समुदाय ने अलग मुकाम हासिल किया है, वो दिन दूर नहीं जब कनाडा के प्रधानमंत्री के पद पर एक सिख को बैठने का मौका मिलेगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म पटना की पुण्य भूमि पर हुआ और जनवरी में 350वां प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है। ऐसे में सरकार भी इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वीरवार को पंजाब के डिप्टी सीएम फरीदकोट पहुंचे, जहां पर चल रहे बाबा फरीद आगमन उत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही ग्रामीण खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। फरीदकोट में पंजाब के डिप्टी सीएम बाबा फरीद आगमन पूर्व उत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने स्थान टीला बाबा फरीद में माथा टेका और उसके बाद पेंडू खेल और कल्चर प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सिद्धू के पार्टी नहीं बनाने वाले स्टैंड पर सुखबीर सिंह बादल ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें हकीकत का पता चल गया है। उन्होंने असलियत पता लग गया, जिहड़े मुफ्तियां रोटियां पक्कियां मिल जांदियां सी, पकाउणी रोटी बहुत औखी है। सो उन्होंने देख लिया 4 के 2-3 महीने कोई इकल्ले 4 ही सीगा, ढोल बजाउण वाले होर कोई है नहीं सी, ना कोई रलिया। जो उन्होंने कहा सिद्धू साहब को नोट नाट कड्डो, आपां दफ्तर खोलीए, वो कहता की पंगा लेना, छड्डता सारा कुछ। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल ने अपने विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय समागम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अकाली दल के अध्यक्ष ने आयोजन में उमड़ी भीड़ का जिक्र करते हुए विपक्ष को ललकारा। साथ ही होशियारपुर में किसानों के मसले पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दल को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ। मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। फरीदकोट से देवानंद शर्मा के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। पंजाब में आरएसएस के प्रमुख नेता जगदीश गगनीजा का निधन हो गया है। गगनीजा का लुधियाना के डीएमसी में इलाज चल रहा था, जिन्हें 6 अगस्त को कुछ हमलावरों ने जालंधर में गोली मारी थी। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में कई दिनों से भर्ती आरएसएस नेता जगदीश गगनीजा का वीरवार सुबह देहांत हो गया, जिसके बाद जालंधर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन से परिवार और आरएसएस बीजेपी में शोक की लहर है। जालंधर में 6 अगस्त को ज्योति चौक पर उन्हें 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस खाली हाथ है, जबकि केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है। वहीं ब्रिगेडियर गगनीजा का परिवार और आरएसएस बीजेपी ने हत्यारों को जल्द पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग रखी है। लोगों ने बहुत एफर्ट्स कीतियां, लेकिन दुख ते साडे सारियां दी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि माननीय गगनीजा जी वर्गा मार्गदर्शक, उन्हां वर्गा देशभक्त अज मौत दे कूर हत्थां ने साडे तो खो लिया। लुधियाना पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पुलिस अपना काम कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस इसको किस तरह देखती है? हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट, सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन हम भी कर रहे हैं। पुलिस पहले दिन से आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, जबकि वारदात को हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लुधियाना। आरएसएस नेता जगदीश गगनीजा के देहांत पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं ने शोक जाहिर किया और साथ ही सीबीआई जांच को लेकर जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद जताई। आरएसएस नेता जगदीश गगनीजा के निधन पर कई सियासी शख्सियतों ने शोक व्यक्त किया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री दलजीत चीमा ने बताया कि गगनीजा के इलाज में हर संभव मेडिकल मदद मुहैया कराई गई, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि केस सीबीआई के पास है और जांच किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेगी। साडी उम्मीद सी सारिਆਂ ਦੀ कि जिस लेवल तक मेडिकल हेल्प एक्सटेंड की गई सी कि डेफिनेटली ये दिन नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन बड़ी अफसोस वाली गल है कि डूंगी कोई साजिश का हिस्सा इस करके गवर्नमेंट हैज़ गिवन द केस टू द सीबीआई। सीबीआई सारी जांच कर रही है और डेफिनेटली क्योंकि जो सीबीआई जांच कर रही है तो किसी न किसी मुद्दे के उत्ते वो पहुंचेंगे कि कारण से। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी जगदीश गगनेजा के निधन पर दुख प्रकट किया। साथ ही माता चंद कौर की हत्या और संत ढडरियावाला पर हुए जानलेवा हमले का भी जिक्र किया। थोड़ा ब्रिगेडियर साहब जो आरएसएस से उन्होंने मौत होगी, सवेरे गोली मारी उन्होंने। आज साडे बीबी जी से नाम तरियां दे उन्होंने तुसी कत्ल करता।
सन ढांडरियां वाले ते गोलियां चलाइयां 42 गोलियां उहदे शीशे गड्डियां दे विच लगे ते वाहिगुरू ने उन्हां दी मेहर करती और रख गए उन्हां नूं रख लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और विक्रम सिंह मजीठिया ने भी गगनेजा के निधन को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। होशियारपुर से कुलवीर दीवान के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म शताब्दी पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी भी करेंगी शिरकत। पटना में दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव पर इंटरनेशनल सिख कॉन्क्लेव का दूसरा दिन आज दुनिया भर से 200 से ज्यादा सिख शख्सियतें ले रही हैं हिस्सा। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल भी कर रहे हैं शिरकत। आवाज़े पंजाब को राजनीतिक दल न बनाए जाने पर विरोधियों के निशाने पर नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन ने कहा कंफ्यूज्ड हैं सिद्धू। अकाली दल का बयान, सिद्धू ने सियासत को मजाक बनाया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज पहुंचेंगे मोहाली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक के साथ करेंगे बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। पूर्व एसपी सलविंदर सिंह की जमानत को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। महिला के साथ यौन शोषण और रिश्वत लेने के आरोपों का मामला। होशियारपुर में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले किसानों की हालत के लिए सरकार जिम्मेदार। सत्ता में आए तो किसानों की नहीं बिकने देंगे, मजबूरी में जमीन। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में खास कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें वोटर्स लिस्ट में पंजीकरण के लिए युवाओं को जागरूक किया गया, साथ ही नौजवानों को वोट देने के लिए प्रेरित किया गया। पंजाब में आरएसएस के प्रमुख नेता जगदीश गगनेजा के निधन के बाद प्रदेश में अलर्ट। कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की लोगों से शांति की अपील। टेनिस खिलाड़ी रुचिका गिरोत्रा के शोषण और खुदकुशी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर पर है आरोप। आज के दिन को हरियाणा वीर दिवस के तौर पर मनाएगी प्रदेश सरकार। जनसभाओं में शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। हर जिले में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हिसार से भिवानी तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पहले लुधियाना से हिसार तक ही चलती थी ट्रेन, अब भिवानी तक हुआ विस्तार। हरियाणा में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को मिलने वाले 10% के आरक्षण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। एक याचिका में मांग की गई थी कि आरक्षण के लिए आधार सिर्फ इकोनॉमिक नहीं हो सकता, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी दिया जा सकता है आरक्षण। कथित मुरथल गैंगरेप मामले में अदालत ने कहा क्यों ना सीबीआई को सौंप दी जाए जांच। सीबीआई के वकील सुमित गोयल को बुलाया गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा अगर हरियाणा के मंत्री और उनके भाई हैं असुरक्षित तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी सुनिश्चित। हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। करीब 1100 छात्रों को बांटी गई डिग्रियां। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और पूर्व IRS सरोज बाला को दी गई डॉक्टरेट की मानद उपाधि। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐलान। सूबे के हर आदमी का बनाया जाएगा हेल्थ कार्ड। लीवर, किडनी, टीबी समेत 35 बीमारियों की नियमित जांच करवाने की सुविधा मिलेगी। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अटल जीवन रक्षक योजना की शुरुआत पर भी किया जाएगा विचार। हरियाणा में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जारी। रोहतक जिले में चिकनगुनिया के 92 और डेंगू के 17 और मलेरिया के 71 पॉजिटिव मामले पाए गए। यमुनानगर में माइनिंग पर एनजीटी ने फिर लगाई रोक। प्रदूषण विभाग ने लिखा खनन विभाग को लेटर। जिले में माइनिंग को खुले अभी 3 महीने ही बीते थे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं न होने से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सख्त। एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगाई फटकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से ज्यादा संपत्ति मामले में सुनवाई आज। गुरुवार को वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई की तरफ से की गई प्रारंभिक जांच प्रक्रिया को बताया गलत। कहा राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकती सीबीआई जांच।
हिमाचल में लोगों को नहीं मिल पा रही उत्पाती बंदरों के आतंक से निजात। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भी बंदरों को मारने में विफल रही राज्य सरकार ने बढ़ाई इनामी राशि। पशु प्रेमी संस्थाओं ने कड़ा ऐतराज जताते हुए मामले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को निशाना बनाकर 27 लाख से ज्यादा का कैश लूटा। वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो गए और लोगों के मुताबिक इस इलाके में एक महीने में लूट की यह तीसरी वारदात है। उरी आतंकी हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। कश्मीर मुद्दे पर खारिज की समर्थन की बात। न्यूयॉर्क में पाक पीएम नवाज शरीफ और चीन के पीएम की मुलाकात के बाद पाकिस्तानी मीडिया कर रहा था चीन के समर्थन का दावा। चीन का बयान, दोनों देशों को बातचीत से सुलझाना होगा मुद्दा। पाकिस्तान को लग सकता है पानी का झटका। भारत ने दिए संकेत, तोड़ा जा सकता है 1960 में हुआ सिंधु समझौता। विदेश मंत्रालय का बयान, पाक नहीं निभाता 2004 में किया वादा तो भारत से ना करे। उरी आतंकी हमले को लेकर भारत के कड़े रुख के चलते पाकिस्तान ने दी मिलिट्री ध्वंस दिखाने की कोशिश। कल रात करीब 10:30 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 लड़ाकू विमानों के साथ किया गया युद्ध अभ्यास पाक एयरफोर्स ने करार दिया रूटीन एक्सरसाइज। नौगाम मुठभेड़ में शहीद हुए पठानकोट के हवलदार मदन लाल का पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। आखिरी विदाई में उमड़ी लोगों की भीड़। और अब हरियाणा की खबर। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भिवानी को नई ट्रेन सेवा की सौगात दी है और केंद्रीय रेल मंत्री का कहना है कि हरियाणा में रेलवे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम होना है। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु वीरवार को हिसार पहुंचे। यहां उन्होंने लुधियाना से हिसार के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 54634 को हरी झंडी दिखाकर भिवानी के लिए रवाना किया। अब ये गाड़ी हिसार में भिवानी तक भी जाएगी। सुरेश प्रभु ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा में रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम होना है, जिनमें स्टेशनों का आधुनिकीकरण, PPP और हरियाणा के साथ जॉइंट वेंचर शामिल है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की रेलवे मंत्रालय ने एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी अभी बना दी और कुछ हाल में और कुछ दिनों में ही हम लोग और कुछ प्रोजेक्ट्स इस जॉइंट वेंचर कंपनी के तहत अमल में लाने के लिए हम लोग अभी शुरुआत भी कर देंगे। तो मुझे लगता है 2 सिलेंडर पे अभी हरियाणा सरकार की रेल की अलग अलग परियोजना काम करेगी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा समेत कई लोगों की मांग पर धूरी सिरसा लुधियाना ट्रेन का हिसार में स्टॉपेज पर विचार किया जा रहा है। हम लोग जो ट्रेन है धूरी सिरसा और सिरसा लुधियाना, ये ट्रेन के लिए 4 अलग स्टेशन के लिए लोगों ने रुकाव की मांग की। जो सवारी गाड़ी धूरी सिरसा से चलती है और जो सवारी गाड़ी सिरसा लुधियाना से चलती है, उनको भी हम लोगों ने ये तय किया है कि उनको भी हॉल्ट देने की हम लोग कोशिश अभी बहुत ही जल्द उसको कर देंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे। यहां राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने उन्हें मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। हिसार से महेंद्र सिंह, जी मीडिया। केंद्रीय रेल मंत्री ने हिसार से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भिवानी भेजा, जहां भिवानी वासियों ने ट्रेन के पहुंचने पर खुशी का इजहार किया। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सर्राफ ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर लुधियाना के लिए रवाना किया। पहले हिसार और लुधियाना के बीच चलने वाली ट्रेन अब भिवानी तक जाएगी। गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री ने इस ट्रेन को हिसार से हरी झंडी दिखाकर भिवानी के लिए रवाना किया। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सर्राफ ने ट्रेन को लुधियाना के लिए रवाना किया। दोनों नेताओं ने कहा कि इस ट्रेन से भिवानी वासियों को काफी फायदा होगा। रेलवे लाइन का दोहरीकरण चल रहा है रेवाड़ी से अभी यहाँ अपना हिसार तक, मानेडू तक का तो अभी चल रहा है। दिल्ली की अगर बात नेक्स्ट ईयर 2018 तक अपना भिवानी रोहतक का भी दोहरीकरण का और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम। इस दौरान चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि भिवानी में जल्द ही 2 अंडरपास पुल का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। साथ ही कई और घोषणाओं के साथ भिवानी हरिद्वार रेल का संचालन कल शुरू करने की बात है।
एक हिसार से तोशाम, तोशाम से जुई, सतनाली, महेंद्रगढ़, कनीना होते हुए रेवाड़ी नेशनल हाईवे नंबर 8 में जुड़ेगा। क्योंकि मैंने पार्लियामेंट की बात कही है, इसी प्रकार से एक दूसरी सड़क जो सोनीपत से झज्जर, झज्जर से दादरी, पालड़ा होते हुए लोहारू राजस्थान को कनेक्ट होगी। भिवानी तक नई ट्रेनों के आने से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में काफी खुशी देखी जा रही है। साथ ही स्टेशन अधीक्षक भी इसे खासा फायदेमंद करार दे रहे हैं। भिवानी से लुधियाना के लिए जो ट्रेन स्टार्ट की जा रही है, उससे भिवानी शहर वासियों को बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। भिवानी की जनता को इससे काफ़ी फायदा होगा कि लुधियाना एक अपने आप में रेडीमेड मार्केट काफ़ी बड़ी है, जिससे लोगों का व्यापार बढ़ेगा और लोगों को डायरेक्ट एक ट्रेन की सुविधा मिलेगी। भिवानी वासी लंबे वक्त से ट्रेन के भिवानी तक आने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय रेल मंत्री ने हिसार से हरी झंडी दिखाने के साथ ही लोगों की ये मांग पूरी की। नवीन शर्मा, जी मीडिया, भिवानी। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल फाइटर प्लेन समझौते पर साइन होंगे और फ्रांस के साथ ही हो रही ये डील करीब 60,000 करोड़ रुपए की है। साल के इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना एक बार फिर ऐसे विमान से लैस हो रही है जिससे एशिया में उसकी गड़गड़ाहट एक बार फिर दुश्मनों में खौफ पैदा कर देगी। केंद्र सरकार ने लड़ाकू विमान राफेल के सौदे को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे पर 23 सितंबर को हस्ताक्षर होंगे। ये डील करीब 60,000 करोड़ रुपए की है। पिछले साल अप्रैल में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की थी। फ्रांस के साथ इस डील पर बातचीत कर रही टीम की रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने ही मंजूरी दे दी थी। रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। साल 2019 तक भारतीय वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन राफेल से लैस होंगी। 36 का आंकड़ा सुनने में जरूर कम है, लेकिन एक राफेल दुश्मनों के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। करीब 60,000 करोड़ रुपए में होने वाले इस सौदे के समझौते पर फ्रांस के रक्षा मंत्री जियान-यीव ली ड्रियान की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए जाएंगे। फ्रांस 50% ऑफसेट प्रावधान पर भी सहमत है। इसके तहत फ्रांस सौदे का 50% भारत में फिर से सैन्य उपकरणों में निवेश करेगा, जिससे भारत में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सभी राफेल फ्लाई अवे कंडीशन में भारत पहुंचेंगे। लंबे वक्त से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल ऑक्सीजन से कम नहीं होंगे। बोल दिया है ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि अंतिम इसमें टप्पा जो स्टेज होती है उसमें व्यावसायिक और तकनीकी रूप से यूरोफाइटर टाइफून को मात दे चुका ये जहाज मीडियम मल्टी रोल में दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान साबित हो चुका है। ये राफेल की जो रिक्वेस्ट थी भारतीय सेना की, ये तो 16 साल से भी पुरानी है। प्रधानमंत्री जब गए थे पिछले साल पेरिस, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया था कि हम 36 राफेल ऑफ द विंडो लेंगे। उसके बाद प्राइसिंग की नेगोशिएशन चल रही थी। जो इनिशियल प्राइस $12 बिलियन की थी, वो नीचे, और यूरोज की थी, वो नीचे आके 8.6 हो गई है, तकरीबन 2/3 हो गई है। डेल्टा विंग वाले राफेल में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे बाकी लड़ाकू विमानों से अलग करती है, और यही वजह है कि अब भारतीय वायुसेना के लिए इसे खरीदा जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांसीसी विमान नए नहीं हैं। इंडियन एयरफोर्स 50 से ज्यादा मिराज ऑपरेट कर रही है। MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे विमान की जरूरत 90 के दशक के आखिर में महसूस हुई। भारत ने MMRCA टेंडर की शुरुआत की, तब नजर में थे दुनिया के 6 बेहतरीन लड़ाकू विमान। अमेरिका का F-16, अमेरिका का ही F-18, स्वीडन का ग्रिपेन, रूस का MiG-35, फ्रांस का राफेल और यूरोपियन कंसोर्टियम का यूरोफाइटर टाइफून।
इन 6 विमानों पर वर्षों चली आजमाइश के बाद भारतीय वायुसेना ने चुना फ्रांस का रफेल। भारतीय वायुसेना ने जब सभी को बारीकी से परखा तो रफेल ने बाकी के 5 धुरंधर लड़ाकू विमानों को चित कर दिया। व्यावसायिक और तकनीकी रूप से अव्वल साबित हुए इस विमान का रडार, इसका इंजन, इसका एयरफ्रेम, इसका डिजाइन, इसके एवियोनिक्स सबसे बेहतर नजर आए। रफेल की नजर चील जैसी है। इसका RBE-2AA AESA रडार दुश्मन के विमान को 200 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरी रडार एक बार में 40 निशानों को ट्रैक कर सकता है, जबकि 8 टारगेट्स पर हमला कर सकता है। AESA रडार के अलावा रफेल की खूबी है इसका सेमी स्टेल्थ होना, यानी दुश्मन के रडार पर यह आसानी से नजर नहीं आएगा। अब बात बाहरी खूबी की। ये 9.5 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। रफेल की इन्हीं खूबियों पर भारत फिदा हो गया। भारतीय वायुसेना को मालूम है कि रफेल मिलने के बाद देश की हवाई ताकत में कितना इजाफा होगा। ये दक्षिण एशिया में एयर वारफेयर के मायने बदल देगा। ये विमान दुश्मनों को अपने असलहे खंगालने पर मजबूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। उरी में आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि जंग आखिरी विकल्प होता है और ऐसे में भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐसा हथियार इस्तेमाल कर सकता है जिसमें ना बंदूक चलेगी ना खून बहेगा, लेकिन पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब प्यासा मरेगा पाकिस्तान। गोली का बदला पानी से लेगा हिंदुस्तान। तुमने गोली चलाई, हम पानी रोकेंगे। उरी में पाकिस्तान के कायराना हमले के जवाब में भारत उसकी ऐसी नस दबाने की तैयारी में है जो पाकिस्तान को रेगिस्तान बना सकती है। उरी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले से नाराज भारत ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान की पानी की सप्लाई जल्द काटी जा सकती है। इसके लिए 1960 में पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर सकता है। ऐसा हुआ तो पूरा पाकिस्तान प्यास से तड़प सकता है और उसका बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है, क्योंकि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहती है और बहुत बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिंधु जल बंटवारे का समझौता दोनों देशों की आपसी समझ से ही बना रह सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपना भरोसा खो चुका है। Our differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. भारत के संकेत के मुताबिक अगर सिंधु जल संधि टूटी तो पाकिस्तान प्यास से तड़प उठेगा। सिंधु नदी को पाकिस्तान का लाइफलाइन कहा जाता है और इस समझौते के तहत भारत से बहने वाली 6 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ। इस करार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने दस्तखत किए थे। दोनों देशों के बीच ये संधि विश्व बैंक ने कराई थी, जिसके तहत सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का पानी भारत पाकिस्तान को देता है। इसमें जम्मू कश्मीर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब संधि में शामिल हैं, जबकि पंजाब की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज। इस समझौते को हमेशा से पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए बड़ा कूटनीतिक कदम माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम धोखों के बावजूद भारत अब तक ये कदम उठाने से बचता रहा। Whatever diplomatic levers or leverages or blueprint we have, I'm certainly not going to discuss that in a public forum, and certainly I'm not going to debate that in the media. Our actions speak for themselves, and you are already seeing our actions are delivering results. लेकिन अब पाकिस्तान बर्दाश्त की हद छू रहा है, इसीलिए विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर अगर पाकिस्तान 2004 का वादा नहीं निभाएगा तो उसे भी भारत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सिंधु जल संधि दुनिया का सबसे उदार समझौता माना जाता है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को खास फायदा मिला था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान 6 नदियों का 80% से ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है,
जबकि भारत को अपनी ही नदियों का 20% से भी कम पानी मिलता है। पाकिस्तान में इन 6 नदियों के पानी से बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। अगर पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान में खेती बर्बाद हो जाएगी। हालांकि सिंधु समझौते के तहत 80% पानी लेने के बावजूद पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि उसे भारत से कम पानी मिल रहा है। ये मुद्दा वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अक्सर उठाता रहा है। हालांकि सिंधु समझौते से भारत को हर साल करीब 60,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के लिए जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। पाकिस्तान का पालतू आतंकी हाफिज सईद भी सिंधु समझौते को लेकर भारत को धमकी दे चुका है। इसी साल जून के सियालकोट में आतंकी गुटों की रैली में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने कहा था कि वो कश्मीर के साथ नदियों को भी भारत से आजाद कराने के लिए जिहाद छेड़ेगा। मैं इसको पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कहता हूँ। यानी भारत सिंधु समझौता रद्द करता है तो गोली और बम का इस्तेमाल के बिना ही पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा और आतंकवाद की गर्दन टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।